हाय दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पार्ट सेकेंड के अंतर्गत यानी फिजिक्स सेकेंड के अंतर्गत चैप्टर 1 लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के चैप्टर का हमारा नाम है किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स। दोस्तों, ये रे और ए वाई है, रे है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स। हमारा पहला चैप्टर क्या है? किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत हेडिंग हमारी है प्रकाश। इन इस चैप्टर से पहले हम देखेंगे प्रकाश यानी लाइट क्या है। केवल प्रकाश की पहला हमारा टाइप करेंगे प्रकाश यानी लाइट क्या है। तो लाइट क्या होती है दोस्तों? वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। यानी ऐसा विकिरण, यानी विकिरण मतलब ऊर्जा। दोस्तों, जब जानते हो बल्ब जलाते हैं या आग जलाते हैं, उसमें क्या कुछ किरण निकलती हैं, प्रकाश किरण निकलती हैं। तो प्रकाश किरण निकलती हैं तो उन्हीं काम में दिखाई देता है। तो प्रकाश किरण निकलती हैं, जिन काम में दिखाई देता है, उन्हें क्या बोलते हैं? विकिरण। तो वह उन्हें विकिरण बोलते हैं। जिससे ऐसी वह किरण है जिनकी काम में दिखाई देता है, वो किरण क्या कहलाती हैं? विकिरण कहलाती हैं। तो वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब दिखाता है। अब दोस्तों, इसमें हम अगला लाइन देखते हैं प्रतिबिंब। दोस्तों सुनिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश वो यह समझते हैं कि वह माध्यम, चाहे में कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश का डिफिनेशन हमें कब बना सकते थे? वह माध्यम जिसके द्वारा हमें कोई भी या हमारी आँख को कोई भी वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। यानी जिसके द्वारा, तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। अब दोस्तों, अगला हेडिंग है प्रतिबिंब, इमेज। तो दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का जो आकृति बनता है, किसी दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का, किसी दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का, यानी कोई दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का जो आकृति बनता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, यानी उसे प्रतिबिंब कहलाता है। चाहे ये कहें, चाहे इसकी डिफिनेशन दोस्तों और है। वो क्या है? प्रकाश की किरणें वे वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, कोई वस्तु है जिसका हमें प्रतिबिंब देखना है, उस वस्तु के किसी बिंदु से चलकर कहीं पर दर्पण परावर्तन होगी, तब चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जहाँ जाकर मिलती हैं, वही दूसरा बिंदु कहलाता है। यानी ये समझ सकते, परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, वही दूसरा बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। किसका प्रतिबिंब है? पहले बिंदु का प्रतिबिंब। पहला बिंदु क्या था? वस्तु थी। ठीक है। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो चाहे ये कहें प्रतिबिंब, चाहे वो कहें। दोस्तों, प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब आगे देखते हैं इनके बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहला हमारा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। पहले इसको देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे इसमें पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। तो जब चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव मिलती हैं, यानी चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद, परावर्तन मतलब टकराना होता है। टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव जहाँ मिलते हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में जहाँ पर मिलती हैं, वह बिंदु वह प्रतिबिंब कैसा कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु को वास्तव में मिलती है, रियल में, तो ऐसा प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। जबकि दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं इसमें वर्चुअल प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसमें क्या है? जब चलने वाले प्रकाश किरणें
परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत हों, फिर बिंदु पर मिलती हुई नहीं बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दोस्तों कि वास्तविक वो होता है जो हमें दिखाई दे, वास्तविक प्रतिबिंब यानी वैसा प्रतिबिंब जो हमें दिखाई दे, आभासी प्रतिबिंब मतलब जो हमें दिखाई न दे, केवल हम कल्पना कर सकें कि ये हो सकता है। तो कल्पना करना जैसे जानते हैं आभासी मतलब कल्पना करना, इसलिए दोस्तों इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब का नाम काल्पनिक प्रतिबिंब भी रखा गया है, ये भी कहलाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहलाता है ये आभासी प्रतिबिंब। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब हमारे 2 टाइप के थे, वास्तविक और आभासी। अब दोस्तों चलते हैं, हमारा नया टॉपिक क्या, गोलीय दर्पण, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हमारा नया टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। यह क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग, किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट, पारे की कलाई होगी या तो लाल ऑक्साइड का पेंट होगा, तथा दूसरा तल परावर्तित तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। सिखाएं दोस्तों, गोलीय दर्पण ऐसे कांच का वह खोखला गोला जिसका एक भाग क्या होता है, पॉलिश यानी पेंट किया होता है या कलाई हुआ होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तन यानी बिल्कुल चिकना, परावर्तन मतलब चिकना यानी जिसका पेंट ना हुआ हो, तो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये उसकी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन हुआ, ठीक है। कांच खोखले गोले का वह भाग जो जिसका एक भाग एक तल क्या हो, पेंट किया हुआ और दूसरा भाग खाली हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों जानते हैं आप दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब दोस्तों आगे हम इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हम पहला देखते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। वह दर्पण जिसका बाहरी तल क्या होता है, परावर्तित तल, तथा अंततल क्या होता है, अंततल मतलब अंदर वाला तल पेंट होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों कैसा होता है उत्तल दर्पण, कुछ ये इस टाइप का, यानी कैसे ये क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका क्या होता है, इसका बाहरी तल परावर्तन, बाहरी मतलब ये बाहर वाला, परावर्तन मतलब दोस्तों यहाँ समझिए, परावर्तक तल मतलब होता है जो खाली हो, जिसमें पेंट ना हुआ हो। अंततल यानी अंदर वाला तल पेंट होता है, यानी कि वह दर्पण जिसका अंदर वाला तल क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, पेंट कहें या पॉलिश कहें, पॉलिश किया हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका अंदर वाला भाग क्या हो, पॉलिश किया हुआ, बाहर वाला तल खाली हो, तो वो क्या होता है, उत्तल कहलाता है। मान लिया कहीं सेंटेंस ही हो, इसका कहेंगे केंद्र होगा। देखो दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर्स। वह दर्पण जिसका भीतरी तल परावर्तक तल तथा बाह्य तल क्या होता है, पॉलिश किया होता है, यानी कि इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका बाह्य तल जिसका भीतरी तल परावर्तक, भीतरी तल मतलब ये वाला तल क्या परावर्तक तल होता है, ये वाला क्या था, परावर्तक तल रहेगा, और बाहरी तल का पॉलिश किया, बाहर वाला भाग जो है ये पॉलिश किया हुआ रहेगा, इसे हम पास करेंगे बाहर साइड। इसमें क्या अंदर वाला पॉलिश हुआ था, इसमें बाहर साइड पॉलिश होगा, तो बाहर साइड का पॉलिश हुआ होता है, और अंदर साइड का परावर्तक मतलब चिकना रहेगा तल हो, तो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो वह दर्पण जिसका बाहरी तल क्या होता है, परावर्तक, जो बाहरी तल परावर्तक चिकना तथा अंदर तल क्या होता है, पेंट होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल वह दर्पण जिसका भीतरी तल परावर्तक तल, ये परावर्तक तल चिकना है, अब बाहर तल क्या होता है, पॉलिश किया हुआ हो किया है, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन एक होती है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे याद रखें कि कौन उत्तल कौन अवतल। इसके लिए सिंपल तरीका है, मान लो आप ये गोला मान लो, ये गोले का क्या होगा, इसका आधा वाला भाग होगा, तो जो आधा यानी इधर वाला जो भाग है इस साइड वाला, ये उत्तल क्या कहलाता है, उत्तल। जैसे आप जानते हैं, हम जब कहीं पूछे जाएगा दर्पण कितने जगह, तब बता के तब बताओ 2 प्रकार के, सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबसे पहले नाम आता है उत्तल का। जब पूछा जाएगा दर्पण कितने प्रकार के, तब बताओ दर्पण 2 प्रकार होता है, सबसे पहले नाम किसका आएगा, उत्तल दर्पण का, अवतल बाद में आता है नाम,
यानी ऐसे रखो जो भाग पहले पड़ रहा है ये क्या कहलाएगा, उत्तल हो जाएगा, और जो बाद वाला भाग है क्या कहलाएगा, अवतल बन जाएगा। तो समझे देखो, तो इधर वाला भाग यानी हम ऐसे बना दिए आधा भाग तो उत्तल बन गया, इधर वाला भाग ऐसे ले लिए बाहर प्रिंट कर दिया अवतल बन गया। तो मेरे ख्याल दोस्तों को समझ में हो गया। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डिफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, यानी गोल दर्पण से परिभाषाएं। इसमें दोस्तों पहला हेडिंग आया परिभाषा आएगी, पहली हेडिंग आएगी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेटर। वक्रता केंद्र इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेटर। इसमें दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों दर्पण जो होता है हमारा क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना, दर्पण होता क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखला वाला कोई गोला है वो खाली है, खोखला है, तो दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है तो उस गोले का केंद्र, कोई गोला होगा तो उसका क्या होगा, केंद्र भी होगा। तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होता है, गोलीय दर्पण का भी केंद्र होता है। यानी कि ठीक है ना, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जो गोला का केंद्र होगा वही क्या होगा, दर्पण का भी केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र को सी से, यानी इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं सी से। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेटर। तो इसमें क्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें क्या है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण कहते हैं। तो मान लो कि दर्पण जो होता है तो किसी खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण जो होता है क्या किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो जो इस गोले की त्रिज्या होगी, जो इस पूरे गोले की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसका हो जाएगा, दर्पण का हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, यानी जो त्रिज्या गोले का था वही त्रिज्या का दर्पण का हो गया। अब इसमें वक्रता त्रिज्या इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित है, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट हेडिंग है ध्रुव पोल। तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तित तल, दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। उसमें जो दर्पण होता है, मान लो ये उत्तल दर्पण है तो उसका क्या है, ये जो परावर्तित तल है ये इसे बोलते हैं परावर्तक तल। इसका मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव यानी पी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, दर्पण किसी दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसमें दर्पण ध्रुव को इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दोस्तों परिभाषा और है, वो क्या है, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा मुख्य हो। दोस्तों ध्रुव को अथवा देखिए, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है ध्रुव कहलाता है। तो ये दोस्तों हमारे जानते हैं ये मान लो कोई हमारा दर्पण है और यहाँ से क्या होगा, एक मुख्य अक्ष को जो लिखा जाती है जो कहाँ पर होकर जाएगी, केंद्र से, इस दर्पण के केंद्र से होकर जाएगी। आप जानते हैं पर दर्पण का केंद्र सी होगा, दर्पण का केंद्र क्या होता है, सी यहाँ पर होगा। तो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा दर्पण को, ये दर्पण है, दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, यानी बिंदु यहाँ पे बिंदु काटती है वो दर्पण का ध्रुव यानी पी कहलाता है। तो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है ध्रुव कहलाता है, दर्पण ध्रुव कहलाता चाहिए। ये डिफिनेशन बोल रहे हैं, ये वाला चाहे वो वाला, वो जो आपको आसान लगे।
दोस्तों ये पता है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इधर वाला भाग क्या है? पॉलिश किया हुआ भाग। इधर वाला क्या भाग? इसका मतलब इधर वाला भाग क्या है? पॉलिश किया गया है, यानी पॉलिश किया हुआ भाग है। इधर वाला क्या है? ये इसे बोलते हैं जो चिकना वाला तल है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक, परावर्तक तल इस वाले चिकने वाले को। और इस वाले को कलाई किया हुआ भाग बोलते हैं। जो चीज़ यहाँ पर है अंदर वाले भाग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कलाई किया हुआ भाग। कलाई का है या पिंट किया हुआ भाग का है? कलाई का है, कलाई या पिंट। ठीक, कलाई या पिंट किया हुआ भाग का इधर वाला। तो दोस्तों समझ में आ गया, झूठ समझ में आ गया। अब मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष मतलब दादी, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी। ध्रुव पी हो गया, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ध्रुव पी को बताते हैं, वक्रता केंद्र सी को। तो ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को जो रेखा मिला रही है कहलाएगी, इधर मुख्य अक्ष कहलाती है। और नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ऑपरेटर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, दर्पण द्वारक में इसमें क्या? दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को। तो दर्पण के परावर्तक तल, ये परतल है के व्यास, इसका व्यास क्या बनेगा? ये बनेगा, अगर जानते हैं कोई हम गोला लेते हैं, मान लीजिए कोई हम गोला लिए, तो यहाँ पर अगर इस भाग ये क्या है? व्यास होता है जो केंद्र होकर जाए, तो व्यास कहलाता है। तो दर्पण के परावर्तक यानी परतल हो गया के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी यहाँ पर जो किनारे भाग है, यहाँ इसे M1 नाम देंगे, इसे M2 द्वारक कहते हैं। इसे M1 व M2 प्रदर्शित करते हैं। मान लो दर्पण द्वारक एक ऊपर होता है M1 और नीचे का होता है M2 कहलाता है। तो दोस्तों कुछ आपको कॉमन चीज़ देख लेते हैं। हमारा पहला हेडिंग क्या था? वक्रता केंद्र। मैंने बताया ये वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का केंद्र होता है। फिर वक्रता त्रिज्या आया, तो बताएं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या हो जाएगी। दर्पण की त्रिज्या यानी आर हो जाएगी। फिर क्या हमने लिखा है? इसका हमने बताया ध्रुव। तो हमने बताया कि ध्रुव यानी कि दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष बता दिया कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण द्वारक में समझा दिया है, ऊपर M1 और M2 ये दर्पण द्वारक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसको दोस्तों हाँ समझिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए। ये मान लीजिए हमारा कोई क्या था? दर्पण था। ठीक, उत्तर दर्पण, मान लो उत्तर दर्पण था। ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा हो गई जो कि केंद्र सी से होकर जाएगी। यहाँ कहीं पी मान लो हो गया। ठीक, ये कलैव की अभाग है। तो मुख्य अक्ष समांतर, ये मुख्य अक्ष रेखा से क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कौन क्या नाम देंगे? मुख्य अक्ष समांतर रेखा कहेंगे। तो मुख्य अक्ष समांतर रेखा है, ये मान लो मुख्य समांतर दो रेखाएं जा रही हैं। दोस्तों से जानते हैं समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। दो समांतर रेखाएं तब कहलाएं, दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके बीच का अंतर समान है। जितना यहाँ से यहाँ दूरी उतना यहाँ से यहाँ दूरी, और जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए। इस यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से होना चाहिए। मान लीजिए इसमें आपको कम ज़्यादा दिख रहा होगा, तो ये मान लीजिए हम जो हल्का मिस्टेक हो गया है, लेकिन फिर आप ध्यान रखिए जितना दो समांतर रेखाएं तभी समांतर कहलाती हैं जब जितना इनका यहाँ से यहाँ दूरी उतना यहाँ से यहाँ हो। देखो तो ये हो गया मुख्य समांतर, ये मुख्य समांतर हो गया। आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन यानी टकराने के बाद मुख्य अक्ष
के जिस बिंदु पर, तो मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर यानी कि वो तो कहेंगे पहले आएगी। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु मैंने लिखा है, मुख्य टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, मान लो यहाँ मिल गई, जिस बिंदु मिल जाती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, मिलती हैं, यानी जिस बिंदु मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो मेरे समझ आ गया, मुख्य समांतर चलने प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर की रेखा पर जिस बिंदु पर मिलती हैं वह कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, तो मुख्य फोकस कहलाता है। यानी प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती हैं क्या, मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, मुख्य फोकस जहाँ ये मिल रही इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है फोकस दूरी, इसको देख लेते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस एफ के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई हमारा दर्पण था, उत्तर दर्पण है, ठीक, ये इसके मुख्य अक्षों की रेखा हो गई, यहाँ मान लीजिए CNC है, यहाँ ध्रुव P है, तो मुख्य समांतर रेखाएं चलेंगी, चलने के बाद ये चलेंगे, तो फिर टकराएंगे, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मान लो यहाँ मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ क्या बनता है, एफ बनता है। अब इसमें क्या दोस्तों कि दो फोकस दूरी क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस यानी एफ, तो P और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कहते हैं। तो P और कैपिटल एफ के बीच दूरी क्या हो, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये समय कोई दर्पण था, ये उसका मुख्य से रेखा होगा, इसके समांतर दो रेखाएं चल रही हैं, ये मान लीजिए यहाँ मिल गई, यहाँ एफ हुआ, यहाँ P है। अब इन दोनों P और एफ के बीच दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ कहलाएगी, फोकस दूरी। मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच दूरी कहलाती है फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कहलाती है। तब मुख्य दर्पण ध्रुव तब P तब मुख्य फोकस एफ के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस कहते हैं, इसे स्मॉल एफ प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ किसी को ना समझ में आया तो कमेंट कर पूछ सकता है, या किसी कोई सुझाव है तो वो भी नहीं आमंत्रित है, आप लोगों का सुझाव भी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।